Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is the anatomy of the joint. It's just a review video for those who are starting their orthopedics. They must have some know-how about a review. They must have a review about their anatomy of the joint. So let's start with it. हमारे पास दो तरह के हैं. एक हमारे पास कौन से होंगे, साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक, और एक हमारे पास होते हैं साइनोवियल और एक होंगे नॉन साइनोवियल जॉइंट्स. ठीक, अब जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये कैविटी वाले होते हैं तो इसलिए हम इन्हें कैविटेटेड भी कहते हैं, और नॉन साइनोवियल में कोई कैविटी नहीं होती इसलिए हम उन्हें जो है नॉन सॉलिड जॉइंट्स भी कहते हैं. ठीक, अब जो साइनोवियल जो नॉन साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिन आर्थरोसिस. उनको हम क्या कहते हैं, सिन आर्थरोसिस. अब ये जो सिन आर्थरोसिस है ये दो तरह का होता है. इधर जो जॉइंट बना हुआ है या तो वो फिब्रस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है या फिर कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है. तो इफ अगर वो फिब्रस से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे फिब्रस सिन आर्थरोसिस. ओके, फिब्रस सिन आर्थरोसिस. और अगर जो है वो कार्टिलेज के थ्रू जुड़े हुए हैं तो उसे हम सिन कार्टिलेजिनस सिन आर्थरोसिस, या बेसिक अच्छी टर्म अगर बोले तो उसे हम कहेंगे कार्टिलेजिनस सिन कॉन्ड्रोसिस. कार्टिलेजिनस सिन कॉन्ड्रोसिस. सही. तो अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं. तो फिब्रस जॉइंट में हमारे पास आते हैं क्रेनियल सूचर्स. एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, क्रेनियल सूचर्स जो हमारे पास होते हैं वो इसकी एग्जाम्पल है. और कार्टिलेजिनस सिन कॉन्ड्रोसिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास प्यूबिस सिम्फिसिस का जो जॉइंट होता है, प्यूबिस सिम्फिसिस जिसको हम कहते हैं, तो वो इसकी एग्जाम्पल है. अब आ जाते हैं हमारे पास बेसिकली साइनोवियल जॉइंट्स. तो साइनोवियल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स जो कि कैविटी के थ्रू एक दूसरे के, जिनके बीच में एक कैविटी है, वो बोन्स जो कि एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन के थ्रू बनी है, उनके बीच में जो जॉइंट है उसको हम साइनोवियल जॉइंट कहेंगे. ठीक, अब साइनोवियल जॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बहुत लार्ज, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स देता है. आपके इतनी अच्छी मतलब जो ये आपकी सिन आर्थरोसिस होगी, नॉन साइनोवियल जॉइंट, इनकी इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती. ठीक, पर जो साइनोवियल, आपने कभी अपने ब्रेन के जो सूचर्स हैं जब वो ऑसिफाई हो जाते हैं या उससे पहले भी तो उनकी आपने कोई मूवमेंट कभी भी नहीं नोटिस की होती. पर जो आपका साइनोवियल जॉइंट है, जैसे आपका नी जॉइंट है, आप उसमें आप देखते हैं उसकी कितनी वाइड रेंज मूवमेंट है. तो साइनोवियल जॉइंट की वाइड रेंज मूवमेंट होती है और नॉन साइनोवियल की मूवमेंट इतनी खास नहीं होती. ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. बेसिकली ये दो बोन्स हैं, ठीक, इनके बीच में हम साइनोवियल जॉइंट बनाएंगे. सही. अब हमें पता है कि कोई भी जॉइंट होगा इस टाइप का जो वाइड रेंज मूवमेंट होती है, तो उसमें जो होती है फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का बोन जो है वो डैमेज होने का चांस होता है. तो उसके प्रोटेक्शन के लिए देयर इज अ हायालिन कार्टिलेज. सो ये क्या है, दिस इज द हायालिन कार्टिलेज. ये वो कार्टिलेज है जो कि बोन के ऊपर होगा ताकि जो मूवमेंट हो रही है तो उससे कोई बोन को डैमेज ना हो. देन उसके बाद क्योंकि ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट, तो इसका मतलब कोई एक कैविटी बनाने के लिए साइड्स पर भी कुछ होना चाहिए. तो ये हमारे पास है साइनोवियल मेम्ब्रेन. ये हो गई हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन. पर मेम्ब्रेन तो इधर तक है. ठीक, मेम्ब्रेन तो इधर तक है, इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि वो उसको एक जगह पर फिक्स रखे. तो इसको पूरे को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास आती है लिगामेंट्स. ठीक है, साइड में जॉइंट फिब्रस कैप्सूल. ये क्या है, फिब्रस कैप्सूल, जो कि इस पूरे को एक अलाइनमेंट में रख रहा है. ठीक, और इसकी वजह से इसका कोई एज सच वाइड डैमेज नहीं हो रहा, ये कोई इधर उधर रीअलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, इधर उधर मूव नहीं कर रहा. ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फिब्रस कैप्सूल. सो इन चीज़ों को प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों को एक अलाइन रखने के लिए एक तो हमारे पास होता है डेंस कैप्सूल. उसके अलावा जो इर्द गिर्द के मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वो भी इधर आकर अच्छे से फिक्स होते हैं ताकि ये अपनी जगह पर रहे जॉइंट. अब एक बात रही कि चलो ये हाइलिन कार्टिलेज हो गया, ये हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, पर ये तो एक कैविटी बन गई. तो कैविटी के अंदर जब तक कुछ ऑयल नहीं होगा तो वो तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बनेगी. तो उस ऑयल जो इसका कंसीडर इट द ऑयल नहीं होता, बट इट्स अ फ्लूइड जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड. ठीक, जो कि इसकी फ्रिक्शन को कम करता है, जो कि जॉइंट मूवमेंट से जो फ्रिक्शन होगी उसको कम करेगा. ठीक है, अब हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो जो इसके पार्ट्स पढ़े हैं, हम उसका सेपरेटली जो है फंक्शन पढ़ लेते हैं. जॉइंट कैप्सूल का मैंने आपको बता दिया कि वो इन सब चीज़ों को अपनी जगह पर प्रॉपरली मेंटेन रखेगा. ठीक, उसके बाद नीचे कौन सी है, ये है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन. सही, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, टाइप ए एंड
टाइप बी। सही। टाइप ए वाले सेल्स कौन से होंगे? दीज आर द मैक्रोफेजेस सेल्स, ठीक है, जिनके अंदर फैगोसिटिक एक्टिविटी होगी। ठीक, तो हमारे पास टाइप ए होगा कौन से वाले? मैक्रोफेजेस, जिनके अंदर फैगोसिटिक एक्टिविटी होगी। और टाइप बी सेल्स कौन से होंगे? वो सेल्स जिनके अंदर जो कि दैट आर सिमिलर टू फिब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, सो फिब्रोब्लास्ट सेल्स के बिल्कुल जैसे होंगे, और उनका काम क्या होगा? हाइलुरोनिक एसिड को प्रोड्यूस करना। ठीक, तो ये मैंने जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात की थी, साइनोवियल फ्लूइड की बात की थी, तो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो मेन कंटेंट है एज अ लुब्रिकेंट वो हाइलुरोनिक एसिड है। तो टाइप बी सेल्स जो होते हैं, दीज आर द फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स, ठीक है, लाइक सेल्स जो कि क्या सिंथेसाइज करेंगे? हाइलुरोनिक एसिड, जो कि मेन कंटेंट है फॉर द साइनोवियल फ्लूइड। ठीक, और टाइप ए कौन से थे? मैक्रोफेजेस, जिनके पास फैगोसिटिक एक्टिविटी थी। ये हो गई हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद हमारे पास क्या आती है? हाइलिन कार्टिलेज, जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। अच्छा, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इजी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिन्स, सब चीज़ों का आराम से जो है पैसेज हो जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक, ये हो गई आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन पूरी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या है? ये एक इलास्टिक शॉक एब्जॉर्बर। कोई भी चीज़ फ्रिक्शन जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर हमें शॉक एब्जॉर्बर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये जो आपका हाइलिन कार्टिलेज है ना, ये आपका शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। ठीक, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, नो इनर्वेशन, नो लिम्फेटिक्स। ओके, ये पॉइंट याद रखने का है, हाई यील्ड पॉइंट्स हैं सारे। नो ब्लड सप्लाई, नो लिम्फेटिक्स, एंड नो इनर्वेशन। ठीक, इसकी कोई इनर्वेशन नहीं, कोई सप्लाई नहीं है। अब हाइलिन कार्टिलेज के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या है? इसके अंदर कंटेंट क्या होता है? इसके अंदर होता है, मेन कंटेंट इसका हाइलिन कार्टिलेज का क्या है? वाटर, 70% वाटर। ठीक, उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है? टाइप 2 कोलाजन। 3 चीजें याद रखनी है आपने, वाटर, टाइप 2 कोलाजन, प्रोटियोग्लाइकन्स। इसके अलावा क्योंकि कार्टिलेज है तो कॉन्ड्रोसाइट्स भी होंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, वाटर, कॉन्ड्रोसाइट्स, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड कोलाजन टाइप 2। इसकी वजह से इसका टेंस स्ट्रक्चर, जो कोलाजन की वजह से ना, ये टेंस, जो इसका टेंस स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। ठीक, अच्छा, अब कॉन्ड्रोसाइट्स का काम क्या होता है कि ये जो है मैट्रिक्स को भी सिंथेसाइज करेंगे, और जो है जो पुराना जो खराब मैट्रिक्स होगा उसको एंजाइमेटिकली डाइजेस्ट भी करेंगे। सो कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर से क्या क्या निकलते हैं? डीजेनरेटिव एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स निकलते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर जो है कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। सो ये बैलेंस है जो कि इसको मेंटेन करके चला रहा है। पर ऐसी डिजीज जो कि इस हाइलिन कार्टिलेज को डैमेज करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एंजाइम उसके अंदर थे, जो एंजाइम इसने इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किए हुए थे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और जो इनहिबिटर्स की प्रोडक्शन इसने डाली भी थी बीच में, वो खत्म हो जाएगी। तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। उसकी वजह से क्या होगा? ये भी डैमेज, अंडरलाइंग बोन भी डैमेज। ठीक, तो मेन साइटोकाइन जो इन सब चीज़ों से निकलता है, जो डिग्रेडेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है, तो वो कौन से? इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। ये 2 इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस हैं, बेसिक मेन, जिनकी बेसिस पर जो है ये सारी डिग्रेडेशन हो रही होती है। So this was the topic. If you have any query, please ask. Thank you.